हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए सो क्लास स्टार्ट करेंगे। सो हम कर रहे हैं जी एसएफएम के अमेंडमेंट और रिवीजन सीरीज, अमेंडमेंट एंड रिवीजन सीरीज, है ना। और लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के ऊपर चर्चा करी थी। एक नया कॉन्सेप्ट था, कौन सा? एपीवी का। तो एपीवी के कॉन्सेप्ट पे हमने डिटेल चर्चा कर ली, फिर 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए जी, सर आज क्या कराएंगे बच्चे? अभी भी फॉरेन एक्सचेंज ही जारी रहेगा। सबसे ज़्यादा रिसेंटली जो नई नई चीज़ें पूछी गई हैं वो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में ही पूछी गई हैं। तो इस चैप्टर का स्तर कहीं और ही चला गया है, तो वो स्तर हम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए जी, ध्यान से सुनिएगा। जनवरी 21 के पेपर में एक नया कॉन्सेप्ट पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं आया आपके पेपर में, दैट इज ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगेन बच्चों को क्या दिक्कत आई होगी? 100% आई होगी। न्यू कोर्स के पेपर में ये पूछा गया था। ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट न्यू कोर्स के पेपर में पूछा गया। नाउ ये ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बच्चे? हमने क्लासेस के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, एक एक बात डिस्कस करी। क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ध्यान से सुनिए। हमने जो पढ़ा था कि आज मान लो 1/1/2021 है, आपने एक परचेज करी है $1 लाख की, जिसकी पेमेंट करनी है 3 महीने बाद 31 मार्च 2021 को। पेमेंट करनी है 3 महीने बाद 31 मार्च 2021 को। तो आज खड़े होके आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करोगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर, है ना। एट कब? 31 मार्च 2021। हमने ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर कब बाय करना है? 31 मार्च 2021। हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे ऐसे थे बच्चे। ये वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कभी जरूरत पड़ी नहीं, हम ये शब्द कभी यूज करें नहीं क्लास में। आउटराइट का मतलब होता है कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, ये एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 31 मार्च 2021 को ही एग्जीक्यूट होगा। हाँ, इससे पहले आप कर सकते हैं पर वहां अर्ली डिलीवरी लग जाता है। इसके बाद आप कर सकते हैं, वहां कैंसिलेशन एक्सटेंशन लग जाता है आफ्टर ड्यू डेट, वो कॉन्सेप्ट अलग है। पर आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा वो एक पर्टिकुलर डेट पे ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिस रेट पे किया जाता है उस रेट को बोलते थे फॉरवर्ड रेट। और हमें किस दिन का फॉरवर्ड रेट चाहिए? 31 मार्च 2021 का। और ये हमें निकालना आता है, आपको स्पॉट रेट दिया होता है, 3 महीने के स्वैप पॉइंट्स दिए होंगे, सो वो 3 महीने के स्वैप पॉइंट्स हम जोड़ के फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं। अगर ये इन बिटवीन डेट्स है, मान लो 15 मार्च 2021 को आपको डॉलर चाहिए, तो आप फॉरवर्ड रेट फॉर ब्रोकन पीरियड निकाल लीजिए। वो भी हमने अच्छे से किया हुआ है। मतलब हमने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस में डिस्कस किया था वो कौन सा था? आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। आउटराइट मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे ही वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस दिन के फॉरवर्ड रेट के ऊपर। क्लियर है? नाउ कम टू द सेकंड सिचुएशन, जो हमने कभी डिस्कस ही नहीं करी क्लास में, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है। बच्चे एसएफएम मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि ये तो इनिशियल स्टेजेस वाली एसएफएम है, बहुत एडवांस लेवल तक एसएफएम जा सकती है। सो हम उतना ही कवर करते हैं जितना स्टडी मटेरियल में होता है, प्लस थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा बातें हम लोग डिस्कस करते हैं।
पर जैसे जैसे नई चीजें आएंगी तो हमें उनको डिस्कस करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। मान लो आपने 1 मार्च 2021 को परचेज करी, ध्यान से सुनिएगा, 1 मार्च 2021 को परचेज करी $1,00,000 की, $1,00,000 की 1 मार्च 2021 को परचेज करी। 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, यानी कि 31 मार्च 2021 को पेमेंट करनी है, पर सप्लायर ने आपको 40 डेज का मान लो ग्रेस पीरियड भी दिया हुआ है कि मैक्सिमम आप 40 दिन लेट पेमेंट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 40 दिन लेट पेमेंट कर सकते हो। वो ब्याज चार्ज करेगा कि नहीं करेगा वो छोड़ दो, ठीक है ना, करेगा नहीं करेगा वो अलग मुद्दा है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है, तो मैं 30 दिन ले लेता हूं। मान लो वो कह रहे जी 30 दिन तक आप लेट पेमेंट कर सकते हो, तो आप 30/4/2021 तक पेमेंट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, मुझे पेमेंट करनी है, मैं पेमेंट 31 मार्च 2021 को भी कर सकता हूं, क्या 1/4 को कर सकता हूं? यस। 2/4 को कर सकता हूं? यस। 30/4 तक कर सकता हूं? यस। अब अगर मैं 31 मार्च 2021 का यहां खड़े होके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं तो वो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज पक्का डेट अवेलेबल नहीं है कि कब हम पेमेंट करेंगे। और क्या प्रैक्टिकली ऐसे होता है? यस, होता है। हमने इतने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के क्वेश्चन किए, मुझे आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सर आप कह देते हो जी 31 मार्च को पेमेंट करनी है, अगर ना करें तो हम उस एक दिन पूछते थे, हम जवाब देते थे आप कैंसलेशन कर लीजिए, कैंसलेशन करके एक्सटेंशन कर लीजिए। बट अगर आपको पहले ही दिन पता है कि मैं पेमेंट इन 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी करूंगा, तो फिर आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए सही नहीं है। फिर आपको लेना पड़ेगा दूसरा, जिसका नाम होता है ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओ, ये है जी नई चीज, ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर पेमेंट कोई फिक्स डेट नहीं है, आपको पता है कि इतनी विंडो मिली हुई है, इस दौरान हम कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, तो फिर बीइंग जो भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, आपको आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है, आपको लेना है कौन सा? ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नो, व्हाट इज ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? बैंक आपको ऑप्शन देगा कि 31 मार्च 21 से लेकर 30/4/21 के बीच कभी भी आके आप $1,00,000 बाय कर लीजिएगा। 1 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 से लेकर 30/4/2021 तक कभी भी आके आप फॉरवर्ड अपने $1,00,000 बाय कर लीजिएगा। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज द ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। बात समझ में आ गई? व्हाट इज ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? जहां एक पर्टिकुलर डेट ऑफ डिलीवरी नहीं होता, डिलीवरी की डेट वेरी कर सकती है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो फॉरवर्ड रेट पे होता है, तो ये फॉरवर्ड रेट 31 मार्च का बैंक कैलकुलेट करेगा या 30/4 का? बिकॉज यहां खड़े होके अगर 31 मार्च का निकालना है तो 3 महीने के स्वैप पॉइंट्स ऐड करने हैं, यहां खड़े होके अगर 30/4 का निकालना है तो 4 महीने के स्वैप पॉइंट्स ऐड करने हैं। बैंक रेट कौन सा लगाएगा, ये सीखने वाली बात है। बस बात समझ में आती है? क्लियर है? सो ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में तो चलो समझ में आ गया, पर मेन बात सीखने वाली है कि बैंक आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा रेट पे देगा, 31 मार्च के रेट पे या 30/4 के रेट पे। समझते हो ना? रेट तो पहले ही दिन तय हो जाएगा ना। अगर आज आप $1,00,000 बाय करने जाते हो तो आप आज ही फिक्स कर लोगे ना कि मुझे इस रेट पे $1,00,000 बाय करने हैं, तो वो रेट आज खड़े होके फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट होता है। सो फॉरवर्ड रेट 31 मार्च का लगेगा या फॉरवर्ड रेट 30/4 का लगेगा? तो बच्चे बड़ा सिंपल सी बात है, विच एवर इज मोर फेवरेबल टू बैंक, बैंक आपसे वो रेट चार्ज करेगा। विच एवर इज मोर फेवरेबल टू बैंक, जहां बैंक को ज्यादा फायदा है। अब ध्यान से सुनना, मान लो हमने यहां खड़े होके 31 मार्च 2021 का फॉरवर्ड रेट निकाला, 31 मार्च 2021 का फॉरवर्ड रेट बैंक ही निकालेगा, वो रेट आ गया $1 इज इक्वल टू 75, और 30/4/2021 का फॉरवर्ड रेट है $1 इज इक्वल टू 76। ध्यान से, आपने डॉलर बाय करने हैं, बैंक में 1 वे कोड दिया, पेपर में 2 वे आएगा।
आपने डॉलर बाय करने हैं, बैंक ने डॉलर सेल करने हैं, तो बैंक सस्ता बेचेगा कि महंगा बेचेगा? महंगा बेचेगा, तो बैंक आपको जो फॉरवर्ड रेट कोट करेगा वो होगा $1 इज इक्वल टू 76। अब आप चाहे 31 मार्च को आइए, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, कभी भी आइए, आपको $1.76 का ही मिलेगा। पेपर में यह कॉन्सेप्ट सीखने लायक था कि जब भी ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रेट हमेशा वो लगता है जो फेवरेबल टू द बैंक होता है, या आप कह सकते हैं इंफीरियर टू द कस्टमर होता है, कस्टमर के लिए जो खराब रेट होगा। ये था आपने परचेज करने हैं। मान लो आप एक्सपोर्टर हैं, आपने डॉलर सेल करने हैं, बैंक ने डॉलर बाय करने हैं, तब बैंक आपसे लगाएगा 75। सो जो आपकी ड्यू डेट होगी प्लस जो आपका ग्रेस पीरियड होगा, एक तो ड्यू डेट वाला रेट, एक ग्रेस पीरियड वाला रेट, विच एवर इज मोर फेवरेबल टू द बैंक, वो रेट आपसे चार्ज किया जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब आप इस विंडो के दौरान कभी भी आ जाइए, आपको रेट वही लगेगा जो पहले दिन आपका तय हो गया। सो पेपर सेटर आपको एक तो ड्यू डेट वाले रेट देगा, एक आपको ग्रेस पीरियड इंक्लूड करके जो लास्ट डेट का रेट होगा वो रेट देगा, और जो आपको ज्यादा बैंक की फेवर में दिखता है वो वाला रेट कस्टमर को कोट किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और इस पे चर्चा हम क्लास में करते नहीं है। जब मैंने 2011-12 में एसएफएम पढ़ाना शुरू किया था तब मैं इसकी चर्चा कर देता था, फिर धीरे धीरे मैंने इधर उधर के टॉपिक की चर्चा करनी बंद कर दी कि आते तो है नहीं और स्टडी मटेरियल में भी नहीं थे, पर अब ये आ गया और अब ऑफिशियली ये आगे भी आता रहेगा, इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? एसएफएम का पेपर डायनामिक है, नई नई चीजें आती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके है जी। सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आइए हम लिख लेते हैं। सो हेडिंग क्या बनाएंगे आप? अब हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लिखिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसमें मैं 3 लिखवाऊंगा, अभी मैंने 2 बताए हैं, एक तीसरा भी है। सब पॉइंट ए, आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखो। दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट which will be executed on a particular date. This is a forward contract which will be executed on a particular date. The pricing of such forward contract is the forward rate on that particular date, है ना? Is the forward rate on that particular date. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइसिंग करी जाती है वो उस दिन के फॉरवर्ड रेट के ऊपर ही करी जाती है। The pricing of such forward contract is the forward rate on that particular date. सो ब्रैकेट में लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इस पे हमें कुछ नया नहीं पढ़ना। क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आउटराइट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ही किए हुए हैं। ये है जी नया। बी, ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखो। दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट which will be executed on any day between
ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और रिसीट एंड एक्सटेंडेड पीरियड। एक्सटेंडेड पीरियड को आप ग्रेस पीरियड भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी बोल सकते हैं, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। ट्रांजिशन पीरियड, ग्रेस पीरियड, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है विच विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन, विच विल भी ना लिखो, विच कैन बी, है ना, विल भी जरूरी नहीं है, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी डे बिटवीन ड्यू डेट एंड एक्सटेंडेड पीरियड। सो जो एक्सटेंडेड पीरियड है, ग्रेस पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, रेट क्या लगेगा? प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखो, बैंक विल कोट दैट फॉरवर्ड रेट which is most favorable to बैंक। अब ये आपको देखना पड़ेगा सवाल पढ़ के, which is most favorable to बैंक, ब्रैकेट में लिख लो inferior to customer। बैंक will quote that rate which is most favorable to बैंक, that is inferior to customer। इस पे हम इसके आज डिस्कशन करेंगे ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? तो ये जैन 21 में ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया है। एक तरह के और भी होते हैं, अब लिख ही रहे हैं तो वो भी लिख लो, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी रिसेंट एमटीपी में आया है तो इस पे भी चर्चा करनी पड़ेगी। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? सुनिए जी बच्चे, क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा फिजिकल सेटलमेंट होता है। मतलब अगर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर किया है तो मैं सच में डॉलर बाय करूंगा। अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर किया है तो हम सच में डॉलर बाय करेंगे, फिजिकल सेटलमेंट होती है। जबकि हमने करेंसी फ्यूचर पढ़ा हुआ है और फ्यूचर में कभी फिजिकल सेटलमेंट नहीं होती, गेन और लॉस की कैश सेटलमेंट होती है और डॉलर आपको फिजिकल मार्केट से ही बाय करने पड़ते हैं। सो हमने यही पढ़ा हुआ है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा फिजिकल सेटलमेंट होती है। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर है तो आप लास्ट में डॉलर बाय करेंगे, और अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर है तो आप लास्ट में डॉलर सेल भी करेंगे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा फिजिकल सेटलमेंट है। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें फिजिकल सेटलमेंट नहीं होती, नाम से ही पता लगता है नॉन डिलीवरेबल, मतलब इसमें डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट करेंसी फ्यूचर की तरह किया जाएगा कि कैश सेटलमेंट करके कैश का गेन लॉस निकाल लो और डॉलर जाके स्पॉट रेट पे बाय कर लो। अपने करेंसी फ्यूचर अच्छे से क्लास में किए हुए हैं। सो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जहां फिजिकल सेटलमेंट नहीं होगा, कैश सेटलमेंट होगा। आप कैश का गेन लॉस निकाल लीजिए और डॉलर जाके फिजिकल मार्केट से बाय कर लीजिए। सो ये भी एक नई चीज है, एनडीएफ बोलते हैं इसको, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये नई नई चीजें, ये भी रिसेंट एमटीपी के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया है जो हम डिस्कस करेंगे। सो क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा चल ही रही है तो हमने कहा साथ में डिस्कस कर देते हैं। लिखिए जी, दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड इन कैश। ब्रैकेट में लिख लो अपनी जानकारी के लिए, जस्ट लाइक करेंसी फ्यूचर्स। सो गेन और लॉस
will be calculated and foreign currency will be purchased from spot market and foreign currency will be purchased from spot market. So मैं करके भी दिखाऊंगा. वैसे करेंसी फ्यूचर में जिस तरह से करते हैं वैसे ही करना है. मैं बार बार कह रहा हूं ये क्लासेस उन्हीं के ही काम की हैं जिन्होंने हर बात पढ़ रखी है, बिकॉज मैं तो कहीं भी पहुंच जाता हूं. कल मैं बीच में ही पोर्टफोलियो में चला गया था, बीच में इधर आ गया, या मैं करेंसी फ्यूचर बोल रहा हूं. सो जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी है ये क्लासेस उसी के काम की हैं. ठीक है जी, बस जी. सो ये दो नई बातें थी. सो दोनों नई बातें हमने डिस्कस कर दी. एक ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? चलिए जी. सो पहले ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे दो एग्जांपल करते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए. लिखिए जी, फिर पेपर का क्वेश्चन करेंगे. एग्जांपल्स ऑन ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जांपल्स ऑन ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. लिखिए जी. एग्जाम्पल 1. You are expecting to receive $5 lakh any time between 3 and 6 months from now. Any time between 3 and 6 months from now. Full stop. Spot and forward rates for US dollar are: spot 47.85, 47.95, 3-month forward 47.65, 47.75, 6-month forward 47.50, 47.60. You want to take an option forward contract full stop. What will be the bank quote? मेन तो यही चीज सीखनी. What will be the bank quote? लिखिए जल्दी. You want to take an option forward contract. What will be the bank quote? लिखिए जल्दी क्वेश्चन. ओके, आइए जी क्वेश्चन को पढ़ेंगे. सो यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव $5 लाख एनी टाइम बिटवीन 3 and 6 months फ्रॉम नाउ. सो यहीं से ही पता लग गया कि क्वेश्चन ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है. सो आपको $5 लाख मिलने हैं एनी टाइम बिटवीन 3 and 6 months फ्रॉम नाउ. या तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद. ठीक, बिटवीन 3 या 6 महीने के बीच में कहीं भी मिल जाएंगे. आपको डॉलर आने हैं तो आपने डॉलर सेल करने हैं. ये डॉलर के रेट दिए हुए हैं और बैंक ने डॉलर बाय करने हैं. तो कोड कौन सा रेलेवेंट है? बिड रेट. तो ये वाले दो कोड रेलेवेंट हो गए, 3 month वाला और 6 months वाला. स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स फॉर यूएस डॉलर आर. स्पॉट रेट दिया हुआ है, ये तो रेलेवेंट है नहीं. 3 month फॉरवर्ड, 6 month फॉरवर्ड और बिड रेट रेलेवेंट है.
बिकॉज आपने डॉलर सेल करने हैं, बैंक ने डॉलर बाय करने हैं और डॉलर का ही रेट है. यू वॉन्ट टू टेक एन ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट विल बी द बैंक कोट. तो देखिए जी, बैंक आपसे वो कोट चार्ज करेगा जो मोस्ट फेवरेबल टू द बैंक है. आपने डॉलर सेल करने हैं, बैंक ने डॉलर बाय करने हैं, तो बैंक 3 महीने और 6 महीने में जो सस्ता रेट होगा वो चार्ज करेगा. और सस्ता रेट कौन सा है? 47.50. ये काम करना है बस. क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो बैंक आपको वो रेट कोट करेगा विच इज द मोस्ट फेवरेबल टू द बैंक. सो अगर बैंक 3 महीने वाला रेट कोट करता है तो 47.65 पे बाय करने पड़ेंगे. अगर 6 महीने वाला कोट करता है तो 47.50 पे. तो बैंक ने परचेज करना है तो बैंक तो सस्ता ही परचेज करेगा. इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे. लिखिए, सिंस customer will sell dollar and bank will buy dollar, so bid rate is relevant. In option forward contract, bank will quote that rate which is most favorable to bank, which is most favorable to bank. Since in this question, in the given question, bank is buying dollar, so bank will quote lowest rate. So relevant rate is $1 is equal to rupees 47.50. क्लियर है? लिखिए चलिए. सो जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए ये एग्जांपल लिखवाया. ये तो बहुत हल्के स्तर का एग्जांपल था. इसको मुश्किल करना हो तो क्रॉस रेट निकलवा दो. बाकी इसमें और मुश्किल तो कुछ हो नहीं सकता. मतलब आपको सीधा डॉलर रुपी का रेट ही ना दूं, मैं कहूँ ये लो डॉलर यूरो और ये लो रुपी यूरो, तो पहले क्रॉस रेट निकालो 3 महीने का, क्रॉस रेट निकालो 6 महीने का, उसमें से देखो आपको सस्ता कौन पड़ रहा है. समझ गए ना? सो आपको 2 रेट्स को कंपेयर करना पड़ेगा. वो 2 रेट कौन कौन सी डेट के होंगे? एक तो ड्यू डेट और एक ग्रेस पीरियड के लास्ट का डेट. वो 2 रेट में से जो मोस्ट फेवरेबल टू द बैंक होगा, बैंक आपसे वो चार्ज कर लेगा. ओके, सो आराम से इसको पॉज करके लिखिएगा. ठीक है? अब देखो, अब कॉन्सेप्ट आता है, अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा. पर अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि ये क्या चीज है, फिर तो बच्चे ये क्वेश्चन करने लायक ही नहीं होंगे ना. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए. एग्जांपल नंबर 2. यू आर एक्सपेक्टिंग टू पे Singapore dollar 1 lakh any time between 3 months and 6 months from now. Full stop. Spot and forward rates for Singapore dollar are. Spot and forward rates for Singapore dollar are. Spot, 1 Singapore dollar is equal to rupees 33.5, 34.5. 3-month forward rate, 1 Singapore dollar is equal to rupees 33.75 or 35. 6-month forward rate, 1 Singapore dollar is equal to rupees
34 और 35.35. You want to take an option forward contract. You want to take an option forward contract. What will be the bank quote? You want to take an option forward contract. What will be the bank quote? लिखिए जल्दी. सो आप एक ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं. सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि बैंक कौन सा रेट कोट करेगा. व्हाट विल बी द बैंक कोट? ओके जी, पढ़िए जी. यू आर एक्सपेक्टिंग टू पे. अब आपने सिंगापुर डॉलर पे करने हैं, तो मतलब आपने सिंगापुर डॉलर खरीदने हैं, बैंक ने सिंगापुर डॉलर बेचने हैं, तो आस्क रेट रेलेवेंट होगा अब, क्योंकि सिंगापुर डॉलर का ही रेट है ना. और आस्क रेट ही होगा. आपने खरीदने हैं, बैंक ने बेचने हैं, तो बैंक हमेशा किस रेट पे बेचता है? हाईएस्ट ऑफ द कोट के ऊपर बेचता है. सो यू आर एक्सपेक्टिंग टू पे सिंगापुर डॉलर 1 लाख एनी टाइम बिटवीन 3 months and 6 months फ्रॉम नाउ. फिर से वही है, 3 महीने से 6 महीने के बीच में कभी भी आपको पे करने पड़ सकते हैं. सो ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेलेवेंट होगा. स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स फॉर सिंगापुर डॉलर आर. स्पॉट तो रेलेवेंट नहीं है. फॉरवर्ड रेट 3 महीने का दिया है, 6 महीने का दिया है. अब देखो, बैंक आपने डॉलर सिंगापुर डॉलर खरीदने हैं, बैंक ने सिंगापुर डॉलर बेचने हैं, तो बैंक किस रेट पे बेचेगा? हाईएस्ट ऑफ द कोट. तो दोनों में से जो बड़े वाला रेट होगा, कौन सा बड़े वाला है? 35.35. समझ गए? सो बस यही आंसर है आपका. लिखिए. तो बस उसका उल्टा लिखना है सारा. सिंस कस्टमर वांट्स टू बाय सिंगापुर डॉलर and bank will sell Singapore dollar, so ask rate is relevant. Customer wants to buy Singapore dollar, bank will sell Singapore dollar, so ask rate is relevant. Since it is option forward contracts, since this is option forward contract, so bank will quote that rate which is most favorable to bank in 3 month and 6 month. Which is most favorable to bank in 3 month and 6 months. Since bank is selling Singapore dollar, so in this question, in this case, bank will quote highest rate. तो एक मैंने बैंक के बाय का दिखा दिया, एक सेल का दिखा दिया. So, relevant rate is equal to 1 Singapore dollar is equal to rupees 35.35. Relevant rate is equal to 1 Singapore dollar is equal to rupees 35.35. लो जी. सो मैंने दोनों के एग्जाम्पल आपको दिखा दिए. एक बैंक के बाय करने का एग्जाम्पल दिखा दिया और एक बैंक के सेल करने का भी एग्जाम्पल आपको दिखा दिया. तो इसको मुश्किल करने का एक ही तरीका है कि इसमें क्या डाल दिए जाए? क्रॉस रेट्स डाल दिए जाए. और पेपर में वही आया था कि मैं आपको 3 महीने और 6 महीने के सीधे रेट देने की बजाय दोनों के कहूं जी पहले क्रॉस निकाल लो, फिर उसका कंपैरिजन कर लो. ठीक है ना? अब मुश्किल नहीं लगेगा बिकॉज अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया.
सो जो पेपर में भी क्वेश्चन आया था वो भी हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? आइए जी, तो अपने हैंड आउट पे चलते हैं। ले लो जी, सीधा वही खुल गया। ये देखो, जनवरी 21 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1। आइए जी, पढ़िए जरा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज पेपर के क्वेश्चन हमेशा अच्छे ही होते हैं। मैसर स्काई प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑफ मुंबई, एन एक्सपोर्टर ऑफ सी फूड, has submitted a 60-day bill for euro 5 lakh drawn under an irrevocable letter of credit for negotiation। पहली ही लाइन नहीं समझ आई कि क्या लिखा हुआ है सवाल में, दोबारा पढ़ो। मैसर्स स्काई प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एन एक्सपोर्टर ऑफ सी फूड, ये तो पता लग गया एक्सपोर्टर है, हैज सबमिटेड अ 60-day बिल फॉर यूरो 5 लाख, तो उसको 5 लाख यूरो आने हैं। एक्सपोर्टर का यही मतलब होता है कि उसको फॉरेन करेंसी आनी है। हैज सबमिटेड अ 60-day बिल, 60 दिन बाद उसको 5 लाख यूरो आने हैं। ड्रॉन अंडर इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर नेगोशिएशन, लेटर ऑफ क्रेडिट का मेरे को मतलब नहीं है, एक्चुअली में ये बिल डिस्काउंटिंग का मामला है कि आज आपके पास एक बिल है, 60 दिन बाद आपको पैसे मिलने हैं, 5 लाख यूरो आपको 60 दिन बाद आने वाले हैं, तो आपने बैंक को ये बिल सबमिट किया है। तो बिल सबमिट क्यों किया जाता है? डिस्काउंटिंग करवाने के लिए। ऐसे समझ लो कि 60 डेज के बाद 5 लाख यूरो रिसीवेबल है, दैट्स इट। द कंपनी हैज डिजायर्ड टू कीप 50% ऑफ द बिल अमाउंट अंडर द एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी। ओ माई गॉड बच्चे, ये फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है जहां आप डॉलर को, यूरो को एज इट इज यूरो की फॉर्म में ही रख सकते हो। जैसे मैं हूं, मान लो मुझे विदेश से कोई 2 यूरो देता है, मुझे तो 2 यूरो ही देगा कोई, तो मुझे वो 2 यूरो कन्वर्ट करने पड़ेंगे आज, क्योंकि मेरे पास कोई फॉरेन करेंसी का अकाउंट नहीं है। तो मैं यूरो सेल करके बैंक से जाके रुपए ले लूंगा। पर अगर मैंने फॉरेन करेंसी का खाता खुलवाया हुआ है तो मैं वहां 2 यूरो डिपॉजिट कर सकता हूं। क्यों? मैं यूरो को क्यों यूरो में रखना चाहूंगा? कल को हो सकता है मुझे यूरो में किसी को पेमेंट करनी पड़े, तो मैं उसी यूरो को निकाल के वो पेमेंट कर दूंगा। और अगर मैं आज यूरो बेच के रुपए ले लेता हूं, कल को यूरो में पेमेंट करनी पड़े तो फिर से जाके बैंक से यूरो बाय करने पड़ेंगे। एक तो बिड आस्क का डिफरेंस आएगा, ऊपर से एक्सचेंज मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी 50% जो यूरो हैं वो यूरो की फॉर्म में ही रहें, मतलब मैं उसको नहीं बेचूंगा। तो मैं 5 लाख यूरो बेचूंगा कि 2.5 लाख यूरो? मैं 2.5 लाख यूरो ही बैंक को बेचूंगा, बाकी 50% यूरो मैं एज इट इज एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में ही रखूंगा, मतलब यूरो को यूरो की शेप में ही रखना चाहूंगा। फिर बता रहा हूं ऐसा क्यों करेगा कोई? हो सकता है कल को इसको पेमेंट करनी पड़े यूरो में, तो वही यूरो निकाल के ये पेमेंट कर सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये भी एक नई लाइन थी कि हम 5 लाख यूरो हमारे पास आने वाले हैं, हमारे पास 60 डे का बिल है, हमने बैंक को दिया है डिस्काउंट करने के लिए, पर 50% अमाउंट ही हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। क्लियर है जी? मुंबई की ये कंपनी है, तो आपको यूरो और रूपी का रेट चाहिए, है ना? क्लियर है? आगे, द रेट फॉर रूपी यूएस डॉलर एंड यूएस डॉलर यूरो, आ गया देखो क्रॉस रेट। आपको यूरो रूपी का रेट चाहिए, उसने रूपी यूएस डॉलर यूरो का रेट दे दिया। इन इंटरबैंक मार्केट आर कोटेड एज बिलो। रूपी यूएस डॉलर 67 स्पॉट, तो ये यूएस डॉलर का रेट है। 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी रूपी? और एक क्वेश्चन में एक ही रेट इंटरप्रेट करना है, ऑब्लिक के बाद बेस करेंसी है, तो यहां भी ऑब्लिक के बाद बेस करेंसी ही होगी। तो ये रेट होगा 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर। सो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक क्वेश्चन में एक ही स्टाइल होता है, ऑब्लिक के बाद अगर पहले रेट में बेस करेंसी है तो दूसरे में भी ऑब्लिक के बाद बेस करेंसी है। तो पहला रेट दिया हुआ है 1 डॉलर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, और दूसरा रेट दिया हुआ है 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स। स्पॉट रेट दिया हुआ है 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड। क्लियर है जी? सो 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड और 3 मंथ फॉरवर्ड। 60 दिन, तो 60 दिन के हिसाब से तो 2 मंथ फॉरवर्ड ही बनता है ना? वैसे डेज देने चाहिए,
पर चलो हम मंथ ले लेंगे, तो 60 दिन के हिसाब से 2 मंथ फॉरवर्ड बनता है। ये देखो आ गया, ट्रांजिट पीरियड इज 20 डेज। लो जी, तो जरूरी नहीं है कि ये 5 लाख यूरो आपको 60 दिन बाद ही आएंगे। 60 प्लस 20, तो ये 60 से 80 दिन के बीच में कहीं कभी भी आ सकते हैं। 60 प्लस 20, 60 से 80 दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं। सो इस पॉइंट से पता लगा कि ये ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इज 8% पर एनम। सर ये क्या है बच्चे? बिल डिस्काउंटिंग का सवाल है। आप आज, क्योंकि ये लिखा हुआ है, आपने नेगोशिएशन के लिए बिल सबमिट किए, तो बिल अगर बैंक डिस्काउंट करेगा तो बैंक फिर डिस्काउंट तो चार्ज करेगा ना, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। वो कह रहा है 8% पोस्ट शिपमेंट है, तो शिपमेंट के बाद 60 दिन या 80 दिन, 80 दिन का ब्याज आपसे चार्ज किया जाएगा। बैंक, ये आपने कहा जी या तो 60 से 80 दिन के बीच में कभी भी पैसे आ जाएंगे, यूरो आ जाएंगे। बैंक कहता ना जी ना, मैं तो जो ब्याज चार्ज करूंगा 80 डेज का ही चार्ज करूंगा, यहां तो ब्याज आपसे मैक्सिमम पीरियड का ही चार्ज होगा। तो 60 दिन का ब्याज नहीं चार्ज होगा, 80 दिन का ब्याज चार्ज होगा। ओके। एक्सचेंज मार्जिन 0.1% है, क्योंकि साफ लिखा था ये इंटरबैंक मार्केट के रेट्स हैं, तो एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है। अज्यूम 365 डेज इन अ ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेट कोटेड टू द कंपनी, कैश इनफ्लो टू द कंपनी। अगर एक्सचेंज रेट आ गया तो कैश इनफ्लो अपने आप ही आ जाएगा। 5 लाख यूरो बेचने हैं, नहीं 2.5 लाख यूरो बेचने हैं इनटू एक्सचेंज रेट। और लास्ट में इंटरेस्ट अमाउंट टू बी पेड टू बैंक बाय द कंपनी। सो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उसके ऊपर 8% 80 डेज का आपको ब्याज चार्ज करना है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट तो बहुत इजी है, मेन पहला पॉइंट है एक्सचेंज रेट। अब इधर देखिए, पैसे आपको 60 से 80 दिन के बीच आएंगे। सो टेक्निकली तो 60 डेज का फॉरवर्ड रेट और 80 डेज का फॉरवर्ड रेट होना चाहिए। 60 डेज का फॉरवर्ड रेट तो फिर समझ में आता है 2 मंथ्स, 80 डेज का इन लोगों ने दिया नहीं, 3 मंथ्स दिया, तो हम 3 मंथ ले लेंगे, ब्रोकन पीरियड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हालांकि मन में आएगा कि हम 80 डेज का रेट निकाल सकते हैं और विच एवर इज मोस्ट फेवरेबल टू द बैंक वो ले लेंगे, है ना। बट इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चंस में इन लोगों ने 2 मंथ और 3 मंथ का ही कंपैरिजन कर दिया। मतलब 60 डेज तो 2 मंथ ले लिए, बट 80 डेज को इन्होंने सीधा 3 मंथ ले लिया। जबकि होना क्या चाहिए, 80 डेज का ब्रोकन पीरियड का रेट निकलना चाहिए, वो निकालना में आता है। पर ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं कि इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करता। अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको क्रॉस रेट ढूंढना पड़ेगा। पहले आपको 2 मंथ के फॉरवर्ड रेट्स ढूंढने पड़ेंगे और उनका क्रॉस करना पड़ेगा। 3 मंथ के फॉरवर्ड रेट्स ढूंढने पड़ेंगे, उनका क्रॉस करना पड़ेगा। विच एवर इज मोस्ट फेवरेबल टू द बैंक, वो रेट कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। अब सोचो, अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा पेपर में। क्लियर है? और नहीं किया हुआ, हमने तो नहीं कराया हुआ था क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में था ही नहीं, सो कौन कराएगा इसको, ठीक है ना। बट ये आ गया है, अब आगे इसके आने की संभावना ज्यादा पुख्ता है। सो आपको बड़ा लंबा काम करना है। पहले 2 मंथ्स के फॉरवर्ड रेट निकालने हैं, क्रॉस करना है, फिर 3 मंथ के फॉरवर्ड रेट निकालने, क्रॉस करके एक्सचेंज मार्जिन भी लगाना है। कितना? 0.1%। ओके, तो 21 पैसे 22 पैसे लो हाई स्टाइल ऐड होगा, चल 0.04045, तो यहाँ 0 ऐड करने पड़ेंगे, 0040 और 0045। ठीक है ना, पता है आपको कि आपको 0 ऐड करने पड़ते हैं। यहाँ तो पैसे ही दिए हुए हैं, तो सीधा 0.21 और 0.22 लिखिए जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 15। हाँ जी, सो मैं इंटरप्रिटेशन लिखवा दूं आपको ताकि आपको पता लग जाए। तो सब पॉइंट 1, एक्सचेंज रेट कोटेड बाय द बैंक। Since bill period is 60 days, and transition period is 20 days,
So bank will quote that rate which is most favorable to bank between 2-month and 3-month rate. Between 2-month and 3-month rate. आइए जी, तो पहले फॉरवर्ड रेट्स निकाल लें। पहले हम 2 मंथ की बात करते हैं। पहले फॉरवर्ड रेट निकालेंगे, फिर क्रॉस रेट निकालेंगे, है ना। तो स्पॉट रेट दिया हुआ है ₹/US का, और दूसरा $/EUR का। तो फॉरवर्ड रेट्स आपको निकालने आते हैं। स्पॉट रेट 67.8000, 67.8100, 1.0775, 1.8000 प्लस 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स, प्लस ही होगा क्योंकि लो हाई स्टाइल में है। सो 0.21, 0.22, 0.0040, 0.0045। सो ये आ गया आपके 2 मंथ के फॉरवर्ड रेट। 2 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो $1 इज इक्वल टू ₹67.80 प्लस 0.21, 68.01, 67.81, 00 कर लो, प्लस 0.22, 68.0300, 1.0775 प्लस 0.0040, 1.0815। ये कौन सा रेट है? €1 इज इक्वल टू दिस मच ऑफ $, 1.8 प्लस 0.0045, तो 1.8045। क्लियर है जी। सो ये आपके आगे 2 मंथ्स के फॉरवर्ड रेट। पर हमें तो क्रॉस रेट निकालना है। कौन सा रेट चाहिए आपको? आपको चाहिए €1 इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज? तो कॉमन करेंसी कौन है? डॉलर। एक तो दोनों रेट लिख लें जरा। $1 इज इक्वल टू ₹68.0100, 68.0300। यहां डॉलर बेस साइड है, दूसरे में डॉलर प्राइस साइड है, तो उसको बेस साइड ले आए। $1 क्योंकि डिवाइड क्रॉस करने में इजी होगा हमारे लिए। 1.8 क्रॉस रेट बच्चे आपको निकालने आते हैं, ये मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। सो कॉमन करेंसी डॉलर है, किस साइड है? बेस साइड है, तो डिवाइड अक्रॉस होगा विच इज गोइंग टू बी द बेस। तो यूरो बेस बनेगा, तो यूरो से डिवाइड अक्रॉस करेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो €1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? ये एज इट इज रहेगा। क्रॉस रेट आपको निकालने आते हैं डिवाइड अक्रॉस, 1 डिवाइडेड बाय 1.0815, 1 डिवाइडेड बाय 1.8045, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। €1 इज इक्वल टू ₹68.01 इंटू 1.0815, 73.5528। मुझे नहीं पता ये 4 डिजिट करेंगे कि 2 डिजिट करेंगे, हम आपको 4 डिजिट में करा रहे हैं। क्लियर है? और दूसरा 68.03 इंटू 1.8045, 68.03 इंटू, कुछ ज्यादा ही फर्क नहीं है, एक 08 एक 80, 1.8045। ये तो बहुत बड़ा रेट आ रहा है, ये गलत है जी, रेट सही नहीं दिए हुए। ध्यान रखना ये रेट सही नहीं दिए हुए, क्योंकि ये देखो ना 1.0775 और 1.80, ये इंस्टीट्यूट ने गलती से लिख दिया, ये 1.7075 होना था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंतर आ गया। देखो वो आएगा ही आएगा ना, ये 1.08 है, ये 1.80 है, सो अंतर तो आएगा ही आएगा। अब आपके लिए रेलेवेंट रेट कौन सा है? आपने यूरो बेचने हैं, बैंक ने यूरो खरीदने हैं, तो आपके लिए रेलेवेंट रेट ये है
73.5528, और इस पे एक्सचेंज मार्जिन लगा दें, बिकॉज बाद में इसको दूसरे के साथ कंपेयर भी तो करना है ना, 3 मंथ्स के साथ। तो एक्सचेंज मार्जिन, बैंक बच्चे खरीद रहा है तो बैंक सस्ता ही खरीदेगा, तो माइनस एक्सचेंज मार्जिन कितना, 0.1% इसमें से माइनस कर दीजिए, तो रेलेवेंट रेट आ गया 73.5528 माइनस 0.1 ही है ना, यस 0.1%, 73.4792, ये आपका पहला रेलेवेंट रेट आ गया है 2 महीने का, 73.4792। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। अब यही काम आपको 3 महीने के लिए भी करना पड़ेगा ना, उसने जानबूझ के सवाल मुश्किल बना के दिया आपको। अब यही काम आपको 3 महीने के लिए करना है, और बैंक खरीद रहा है तो बैंक सस्ता खरीदेगा, तो दोनों में से जो इंफीरियर रेट आएगा वो कंसिडर कर लेंगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब पॉइंट 2 ऊपर हमने लिखा है मोस्ट फेवरेबल टू बैंक, यस 3 मंथ्स। अब पहले 3 मंथ्स के फॉरवर्ड रेट ढूंढ लें, रुपी ऑब्लिक यूएस डॉलर ऑब्लिक यूरो। आइए जी, तो स्पॉट रेट दिया हुआ है 67.8000, 67.8100, 1.0775। तो ये रेट में कुछ इंस्टीट्यूट ने पेपर में गलती करी हुई है। 3 मंथ के स्वैप पॉइंट्स 0.32 और 0.33, 0.0070, 0.0075। आइए जी 3 मंथ के फॉरवर्ड रेट निकाल लें। 3 मंथ के फॉरवर्ड रेट, तो $1 इज इक्वल टू रुपीज 67.8 प्लस 0.32, 68.1200, 67.81 प्लस 0.33, 68.1400। क्लियर है। 1.0775 प्लस 0.0070, 1.0845, 1 euro is equal to $. 1.8 plus 0.0075, 1.8075। ओके, क्रॉस रेट निकालें, तो $1 इज इक्वल टू रुपीज 68.12, 68.14। डॉलर को बेस साइड ले आए, $1 इज इक्वल टू यूरो 1.8075, 1.0845। सो फिर से क्रॉस रेट, सीधा मल्टीप्लीकेशन में लेके जा रहा हूं। अब आपको पता है 68.12 इंटू 1.0845 और 68.14 इंटू 1.8075। So 1 euro is equal to 68.12 into 1.0845, 73.8761। दूसरा तो बहुत ही बड़ा आने वाला है, हमें वैसे भी बिट रेट चाहिए 123.1631। ये क्वेश्चन की गलती के कारण आ रहा है, ठीक है, ये आपका को लेना देना नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन की गलती के कारण आ रहा है। सो ये रहा जी आपका रेलेवेंट रेट, इसमें एक्सचेंज मार्जिन लगा दें। एक्सचेंज मार्जिन माइनस होगा 0.1%, तो 73.8761 माइनस 0.1%, 73.8022। लो जी, अब दोनों रेट्स आपके सामने हैं। 2 मंथ का रेट क्या आ रहा है, 1 euro इज इक्वल टू रुपीज 73.4792, और 3 मंथ का रेट क्या आ रहा है, 1 euro इज इक्वल टू रुपीज 73.8022। तो बैंक बाय करेगा, तो बैंक हमेशा लोएस्ट ऑफ द कोट पे बाय करेगा। सो रेलेवेंट रेट इज, सो रेलेवेंट एक्सचेंज रेट इज 1 euro is equal to rupees 73.4792. 1 euro is equal to rupees 73.4792.
सो देखो मैंने जो एग्जांपल दिए थे वो तो बहुत ही सीधे थे, बिकॉज उनमें फॉरवर्ड रेट्स भी दिए हुए थे और क्रॉस रेट निकालने की जरूरत नहीं थी, जबकि इस सवाल में फॉरवर्ड रेट्स भी नहीं दिए हुए थे प्लस आपको क्रॉस रेट्स भी निकालने की जरूरत थी। सो ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कैश इनफ्लो टू द कंपनी बताओ, तो वो तो बहुत इजी है। सब पॉइंट 2 कैश इनफ्लो टू कंपनी। ये वाले फॉरवर्ड रेट पे आपको पैसा मिल जाएगा आज। अगर आप बिल डिस्काउंट कराने जाओगे तो ये वाले फॉरवर्ड रेट लगा के बैंक आपको पैसा दे देगा। क्या 5 लाख यूरो? नहीं, 5 लाख का 50% ही आपने बेचना है, बिकॉज बाकी 50% तो आपने EEFC अकाउंट के अंदर रखना है इंटू 73.4792। तो इतने रुपीज आपको मिल जाएंगे, 73.4792। सो ये आ रहा है 18369800, 18369800। और तीसरा, अगर बैंक आज बिल डिस्काउंट करेगा तो आपसे ब्याज भी तो लेगा इस अमाउंट के 80 दिन का ब्याज। किस रेट पे? 8% के रेट पे। 60 दिन का नहीं लेगा ब्याज, वो मैक्सिमम डेज का ही लेगा। क्या पता आप 80 दिन के बाद आओ, ठीक है ना, क्या पता आपके पैसे 80 यूरो 80 दिन के बाद आए। सो इंटरेस्ट अमाउंट पेड, इंटरेस्ट पेड टू बैंक। सो सिर्फ पहला ही पॉइंट अच्छा था, उसके बाद कुछ भी नहीं था। तो ₹18369800 इंटू 8% इंटू 80 डिवाइड बाय 365। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था 365 डेज लेने। सो ये आता है 322101, 322101। बिल्कुल ठीक, ओके जी। सो ये क्वेश्चन बच्चे मुश्किल था पेपर के लिए, बहुत ही मुश्किल था रादर, कि आप कैसे करेंगे इस सवाल को पेपर में। बिकॉज अगर किसी को ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता वो कैसे करेगा। तो पूछने वाले को देखना चाहिए कि ये स्टडी मटेरियल में कवर किया गया कि नहीं किया गया। पर सीए फाइनल है, इस तरह के सरप्राइजेस आते रहेंगे, कोई बात नहीं है, सबको आते हैं। पर सारा पेपर ऐसा नहीं होता, पास करने लायक कंटेंट तो हर पेपर में होता है। चलिए लिखिए जल्दी प्लीज। ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, एसएफएम के पेपर में मान के चलिए कि 120 में से ऊपर के 20-25 नंबर का पेपर तो ऐसे जाने वाला है। बहुत कम इंस्टांसेस होते हैं कि जब कोई नया क्वेश्चन ना आए। जैसे इस बार जुलाई 21 के पेपर में कोई नया क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो वो इजी हो गया, है ना। बट ज्यादातर ऐसे होता है कि 20 से 30 नंबर का पेपर ऐसे आता है शायद वो सर के ऊपर से निकल जाएगा। वह न्यू कॉन्सेप्ट पूछ लिया जो कभी आया ही नहीं पेपर में, जो कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, उन सब चीजों को पूछ लिया गया। तो डरना नहीं होता, आगे भी ये आते रहेंगे। जो आ चुके हैं वो हम कराते हैं, पर आगे भी आते रहेंगे। बाकी 90 से 95 नंबर का पेपर आपका है यार। वो जो 100 क्लास लगा रखी हैं, सारा कुछ उसमें से ही आना है। ये जो एक्स्ट्रा 15-20 क्लासेस है, इसमें से तो बहुत कम चीजें मिलेंगी आपको। मैक्सिमम चीजें तो उन्हीं 100 क्लासेस में से ही मिलेंगी आपको, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जी। कौन सा? ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया। क्लियर? आइए
अब नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रीसेंट आरटीपी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये रह गया है तो इसको पॉज करके लिखिएगा। अब हम चल रहे हैं नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे, जहां रीसेंट आरटीपी में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए जी, आरटीपी में नहीं, सॉरी, एमटीपी में पूछा गया है, मॉक टेस्ट पेपर में। ये रहा जी। सो मॉक टेस्ट May 21 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे हैंडआउट का, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे, एक एक क्वेश्चन कराने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज इनको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। आइए, मतलब ये समझो कि फॉरेन एक्सचेंज पे ही ज्यादा मेहनत है, बाकी चैप्टर्स में नया कुछ नहीं है, कुछ एक आधा क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे, मेन फॉरेन एक्सचेंज में ही ज्यादा मेहनत होने वाली है। पढ़िए। ऑन 1 फरवरी 2020, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, नया सवाल है, सीधा आ गया पेपर में तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तक आया नहीं है, अभी तो मॉक पेपर में ही आया है, सो आगे पेपर में आएगा तो दिक्कत देगा। ऑन 1 फरवरी 2020, XYZ Limited, a laptop manufacturer, imported a particular type of memory chips from SKH Semiconductor of South Korea। तो 1 फरवरी को XYZ लिमिटेड इंडियन कंपनी होगी, साउथ कोरिया से उसने कुछ इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो आप इंपोर्टर हैं, ध्यान रखिएगा। द पेमेंट इज ड्यू इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो 1 फरवरी से 1 मार्च को पेमेंट करनी है। अमाउंटिंग टू 1190 मिलियन साउथ कोरियन वॉन SKW। तो ये साउथ कोरिया की करेंसी है। तो आपके पेबल हैं, कितने पेबल हैं आपके? 1190 साउथ कोरियन वॉन आपके पेबल खड़े हैं। फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट्स 1 फरवरी आर कोटेड इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। अगेन वो आपको सीधा INR और SKW का रेट नहीं दे रहा, US डॉलर INR का रेट दे रहा है, US डॉलर SKW का रेट दे रहा है। तो 75 है, तो ये डॉलर का रेट होगा। $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? तो अगले वाला भी एक ही रेट इंटरप्रेट करना होता है। इस सवाल में ऑब्लिक से पहले बेस करेंसी है, तो दूसरे वाले में भी वही है। तो $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी SKW। और ध्यान से देखो, इस सवाल में रुपी बड़ी करेंसी है SKW से, बिकॉज $1 में 75 रुपीज आ रहे हैं, जबकि $1 में 1190 SKW आ रहे हैं, साउथ कोरियन वॉन। चलो, सिंस हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये स्पॉट रेट दिए हुए, ध्यान रखना, किस दिन के? 1 फरवरी के, मतलब जिस दिन आपने परचेज करी है उस दिन के स्पॉट रेट दिए हैं। पेमेंट आपको 1 महीने बाद करनी है, ध्यान रखिएगा। सिंस हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क was part of company's strategic policy and no contract for hedging in SKW was available at any inshore market। inshore market मतलब लोकल मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है अवेलेबल ही नहीं है, मतलब SKW का हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ही नहीं है। इट अप्रोच्ड एन ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट फॉर हेजिंग द सेम रिस्क। वो किसी दूसरे कंट्री में चला गया जहां जाके वो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कह रहा है लोकल मार्केट में SKF का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने ऑफशोर मार्केट, बाहर की मार्केट में ट्राई किया, वहां हमें नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फॉर हेजिंग द सेम रिस्क। तो नॉन डिलीवरेबल मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फिजिकल सेटलमेंट नहीं होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी कैश सेटलमेंट होगा, जैसे हम करेंसी फ्यूचर्स में करते थे, और SKW आपको उस दिन के स्पॉट मार्केट से जाके बाय करने पड़ेंगे। हालांकि स्पॉट रेट दिए हुए हैं तो क्रॉस रेट निकल सकता था, पर वो कह रहा है कोई दे नहीं रहा हमें ये रेट, तो हम एक बाहर की मार्केट में जाके नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया। इन NDF मार्केट अ डीलर कोटेड 1 month US dollar SKW at this for a notional amount of US dollar 1 lakh to be settled at reference rate declared by Bank of Korea।
सर ये क्या है? बच्चे देखो, XYZ लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, उसको साउथ कोरियन वॉन बाय करने हैं अगेंस्ट रूपी। साउथ कोरियन वॉन बाय करने हैं अगेंस्ट रूपी, पर इंडियन मार्केट में कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहा, तो वो ऑफशोर मार्केट में गया। अब ऑफशोर मार्केट में रूपी के अगेंस्ट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ऑफशोर मार्केट में वो कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 1 मंथ का, वो US डॉलर SKW का मिल रहा है। तो आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? आपको साउथ कोरियन वॉन बाय करने हैं, तो बाय साउथ कोरियन वॉन, सेल US डॉलर। तो ये डॉलर का रेट है, ऑब्लिक से पहले बेस करेंसी है सवाल में, ये डॉलर का रेट है, तो आपने डॉलर सेल करने हैं, साउथ कोरियन वॉन बाय करने हैं, आपने डॉलर सेल करने हैं, बैंक ने डॉलर बाय करने हैं, तो आपका रेलेवेंट रेट होगा 1190.00। मतलब जो ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो रूपी SKW का नहीं है, वो डॉलर SKW का है, और 1 लाख डॉलर का है। बच्चे इसको 10 लाख कर लो, ये इंस्टीट्यूट की प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर में 10 लाख डॉलर ही है। तो ये 10 लाख डॉलर का है, और इसको नोशनल को बोला गया क्योंकि 10 लाख डॉलर की सेटलमेंट नहीं होगी, ये नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। आपको याद होगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में भी जब आप FRA वगैरह करते थे तो नोशनल प्रिंसिपल होता था, बिकॉज प्रिंसिपल कभी सेटल नहीं होता। तो यहां भी नोशनल US डॉलर 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, और इसकी सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस तो 1190 हमें समझ में आ गया, पर इसकी जो सेटलमेंट होगी वो होगी रेफरेंस रेट डिक्लेयर्ड बाय बैंक ऑफ कोरिया। 1 महीने बाद बैंक ऑफ कोरिया जो रेट डिक्लेयर करेगा वहां से आपका गेन लॉस निकलेगा। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सेल US डॉलर बाय SKW एट 1190 SKW पर US डॉलर। 1 महीने बाद बैंक ऑफ कोरिया एक रेट डिक्लेयर करेगा, उस रेट पे आपका गेन लॉस निकलेगा, बिकॉज आपको फिजिकल सेटलमेंट तो होना नहीं। और ये 1 लाख डॉलर 10 लाख नोशनल प्रिंसिपल है, नोशनल अमाउंट का है। आफ्टर 1 month द डीलर एग्रीड फॉर SKW 1185 USD एज द रेट फॉर सेटलमेंट। लो जी ध्यान से, आपने डॉलर सेल करे थे 1190 SKW के भाव पे, तो बाद में डॉलर बाय करोगे किस भाव पे? 1185 के भाव पे, तो आपको फायदा हो गया 5 SKW पर डॉलर। आपको फायदा हो गया कितना? 5 SKW पर डॉलर। बच्चे उसने जानबूझ के रूपी SKW का रेट नहीं दिया। सो मुझे कैसे पता लगा मैंने डॉलर सेल करे थे? बिकॉज मुझे SKW तो बाय करने थे और डॉलर सेल करने थे। SKW बाय करने थे, डॉलर सेल करने थे, तो सेल किए डॉलर एट द रेट ऑफ 1190 पर SKW। बाद में बाय करने हैं स्क्वायर ऑफ करने के लिए, बाय किया एट द रेट ऑफ 1185, तो सेल किया महंगा, बाय किया सस्ता, आपको गेन हो गया 5 SKW पर डॉलर। 5 SKW पर डॉलर का आपको गेन हो गया। ठीक है जी। एंड ऑन द सेम डे द स्पॉट रेट इन द अबव मार्केट आर एज फॉलोज। लो जी, 1 मार्च के स्पॉट रेट दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? 5 SKW का गेन ले लेंगे, उसको रूपी में कन्वर्ट कर लेंगे, और जाके SKW उस दिन के स्पॉट मार्केट से बाय कर लेंगे। उसके लिए आपको क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा, यही होगा ना। आपने 5 SKW का गेन कमा लिया पर डॉलर, तो वो आपको तो रूपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो उसको आप रूपी में कन्वर्ट कर लेंगे, और जाके उस दिन के स्पॉट रेट पे आप SKW बाजार से बाय कर लेंगे, और वो क्रॉस रेट आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर? एनालाइज द पोजीशन ऑफ द कंपनी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपेयरिंग विद द स्पॉट पोजीशन ऑफ 1 फरवरी। वो कह रहा है इसके साथ कंपेयर करके बताना है, तो आपको गेन लॉस बताना पड़ेगा एक हिसाब से। डू नथिंग, कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करो ही ना। तो अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो यहां पे क्रॉस रेट निकाल लो, यहां पे क्रॉस रेट निकाल लो, बिकॉज अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो 1 मार्च को जो रेट होगा उसी पे SKW बाय करोगे, तो नेट गेन लॉस आ जाएगा। और ऑप्टिंग फॉर NDF कॉन्ट्रैक्ट, और NDF में आप गेन कमाए 5 SKW पर US डॉलर, तो 1 लाख डॉलर के ऊपर 5 लाख SKW का आपको, 10 लाख US डॉलर के ऊपर 50 लाख SKW का आपको गेन हो गया। वो SKW को रूपी में कन्वर्ट कर लो, वो भी आपका गेन है, प्लस जाके SKW बाजार से बाय कर लो, जो इस दिन का क्रॉस रेट आएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है।
नोट बोथ रूपी ऑब्लिक SKW, तो बेस करेंसी इसमें रूपी रखनी है क्योंकि इस सवाल में ऑब्लिक से पहले बेस करेंसी है। तो जो क्रॉस रेट निकालना है 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी SKW निकालना है, ध्यान रखना। बोथ रूपी ऑब्लिक SKW रेट एंड द फाइनल पेमेंट टू बी कंप्यूटेड इन रुपीज लाख टू बी राउंडेड ऑफ अप टू द 4 डेसिमल पॉइंट्स। तो वो कह रहे हैं 4 डेसिमल पॉइंट्स तक आपको इसको राउंड ऑफ भी करना है। क्लियर है? सो 2 बार क्वेश्चन करना है जी। पहला डू नथिंग और फर्स्ट फेब के साथ आपको कंपेयर भी करके बताना है। क्लियर है? सो वैसे तो सवाल में लिखा है कि रूपी ऑब्लिक SKW रेट और पूरे क्वेश्चन में ऑब्लिक से पहले बेस करेंसी चल रहा है, पर इंस्टीट्यूट ने जो आंसर निकाला है 1 SKW इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज निकाला हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई भी निकाल लीजिए, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है ना? वो इसलिए कि ज्यादातर हम रुपीज को राइट हैंड साइड पे देखना पसंद करते हैं, तो इंस्टीट्यूट ने क्रॉस रेट में रुपी को राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है। बट एनी हाउ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, चाहे वो इनडायरेक्ट कोट हो चाहे वो डायरेक्ट कोट हो, आपको तो रेट इंटरप्रेट करके ही अपना आंसर करना होता है। सो हम रुपी को राइट हैंड साइड में रख के निकाल देंगे। सो पहला डू नथिंग। आइए जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 16 ऑफ हैंड आउट। तो सब पॉइंट 1 डू नथिंग। सो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो 1 फरवरी का क्रॉस रेट निकाल लो। मतलब एक्चुअली में क्या है, आपको कितने SKW बाय करने हैं, लिखा हुआ था सवाल में ना, कितने था, 1190 मिलियन SKW बाय करने हैं। तो कुछ नहीं करना, तो 1 महीने बाद का जो स्पॉट रेट होगा उस पे जाके बाय कर लो। बट क्वेश्चन कह रहा था कि इसको 1 फरवरी के साथ कंपेयर करके बता देना, मतलब गेन लॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए, इफ वी डू नॉट हेज देन we need to buy 1190 million SKW at the spot rate available on 1st March. At the spot rate available on 1st March. Since the rupee is not directly quoted against SKW, hence we need to calculate cross rate. We need to calculate cross rate between rupee and SKW on both 1st Feb and 1st March. On both 1st Feb and 1st March. So दोनों दिन जाके आपको क्रॉस रेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 1st मार्च को भी और 1st फरवरी को भी। सो आइए, कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस रेट ऑन 1st फरवरी। Calculation of cross rate on 1st February. सो आपको 2 रेट दिए हुए हैं, $1 इज इक्वल टू रुपीज 75 और 75.50 और $1 इज इक्वल टू SKW 1190.75। तो वैसे तो इन क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी SKW, पर हम लोग रुपी को राइट हैंड साइड पे रखना पसंद करते हैं,
तो हम निकालना चाहेंगे 1 SKW इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज। तो कॉमन करेंसी क्रॉस रेट निकालना आता है। कॉमन करेंसी कौन सी है? डॉलर। कौन से साइड है? बेस साइड। तो डिवाइड अक्रॉस होगा विच इज गोइंग टू बी द बेस। बेस कौन बनने जा रहा है? SKW। तो इससे डिवाइड अक्रॉस करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 75 75.50 1190.75 और 1190। तो 1 SKW इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 75 डिवाइडेड बाय 1190.75। 4 डिजिट में कह रहा था 0.0630। 75.50 डिवाइड बाय 1190 0.0634। क्लियर हो गई बात? बताओ रेलेवेंट रेट कौन सा है? आपने SKW बाय करने हैं, बैंक ने SKW सेल करने हैं, तो रेलेवेंट रेट है 1 SKW इज इक्वल टू 0.0634। क्लियर है? समझ आ गई बात? ओके है। अब यही काम आपको कब करना पड़ेगा? 1 मार्च को। कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस रेट्स ऑन 1 मार्च। कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस रेट्स ऑन 1 मार्च। सो आइए जी, 1 मार्च के रेट्स दिए हुए हैं। $1 इज इक्वल टू रुपीज 75.50, वो नीचे दिए हुए हैं, और 75.75। $1 इज इक्वल टू SKW 1188.50। तो फिर से आपको निकालना है 1 SKW इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? तो डिवाइड अक्रॉस करेंगे SKW से 75.50 75.75 डिवाइडेड बाय, तो 1 SKW इज इक्वल टू रुपीज 1188.5 0.0635 75.75 डिवाइड बाय 1188, तो 0.0638। तो रेलेवेंट रेट कौन सा है? 0.0638, क्योंकि आपने बाय करने हैं। अभी तो देखिए, तो 1 फेब को रेलेवेंट रेट है 1 SKW इज इक्वल टू रुपीज 0.0634, और 1 मार्च का रेट है, अब आपको तो SKW बाय करने थे, और ध्यान से देखो SKW का रेट तो बढ़ गया, तो आपको लॉस हो गया है ना, क्योंकि SKW का रेट बढ़ गया तो आपको लॉस हो गया। सो एक्सचेंज लॉस 0.0634 0.0638 ये है पर SKW, और आपको 1190 मिलियन में आंसर करना है। क्वेश्चन कह रहा था लैक्स में आंसर कर देना, तो 1190 मिलियन कितने लैक्स होते हैं? 11,900 लैक्स SKW। तो ये आंसर आपका रुपीज में आएगा। $4.76 लैक्स। 4.76 लैक्स का आपको एक्सचेंज लॉस हो गया। यही मांगा था। एनालाइज द पोजीशन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो 4.76 लाख का आपको लॉस हो गया। और अगर कोई पूछे कि आपका अमाउंट पेबल कितना है, तो अमाउंट पेबल आपका इतना आएगा ना, आपने 11,900 लाख SKW पे करने हैं, और रेट लगेगा आपको 0.0638। तो आपको पे करने पड़ेंगे 759.22 लैक्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि लैक्स में आंसर करिए, इसलिए हम सारा आंसर लैक्स में ही कर रहे हैं। 759.22 लैक्स। क्लियर हो गया? सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था डू नथिंग। तो डू नथिंग में तो बहुत सिंपल है कि लास्ट डेट पे जाइए, उस दिन SKW का जो रेट चल रहा है
उस रेट पे जाके आप SKW को बाय कर लीजिए। क्लियर? आइए जी, अब मेन आया ना, जो मेन था सब पॉइंट 2, ऑप्टिंग फॉर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सब पॉइंट 2, NDF कॉन्ट्रैक्ट। सो NDF कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे किया है, इधर देखिए जरा। आज है 1 फरवरी और सेटलमेंट होगा 1 मार्च को, ठीक है। यहां आपने किया है बाय SKW एंड सेल $, एट द रेट $1 इज इक्वल टू SKW कितना है 1190। यस, क्योंकि ये रेट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, फिर से बता रहा हूं 1190 और 1190.50, तो ये डॉलर का रेट है। आपने डॉलर सेल करने, बैंक ने डॉलर बाय करने, तो बिड रेट लगेगा एट $1 इज इक्वल टू SKW 1190। तो मेनली आपका कॉन्ट्रैक्ट है सेल $, कि आपने क्योंकि SKW तो बाय करने हैं, तो आपने $, बेचे $1 इज इक्वल टू SKW 1190 के रेट पे। तो यहां आपने करे बाय $, वो कह रहा था सेटलमेंट रेट जो बैंक ने दिया कितना था 1185, तो आपने यहां $, सेल करे, यहां बाय करे, सेल करा महंगा, बाय करा सस्ता, तो गेन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट तो होनी नहीं, गेन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1190 प्लस 1185, 5 SKW पर $, 5 SKW पर $, और इनटू कितने डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने चेंज करवाया था 10 लाख का, तो आपको $50 लाख का यहां पे गेन हो गया। और सॉरी 50 लाख SKW का यहां पे गेन हो गया, बिकॉज आपको 5 SKW पर $, का गेन हुआ है, 5 SKW पर $, का गेन हुआ है, तो टोटल आपको 50 लाख SKW का गेन हो गया। पर आप इसका करोगे क्या, आपको तो इसको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आज ये SKW बेच के आप रुपये ले लेंगे, और आज का रेट क्या है, ये रहा आज का फॉरवर्ड रेट, उस दिन का स्पॉट रेट। 1 मार्च को आपको 50 लाख SKW आए, तो आप उन 50 लाख SKW को सेल कर देंगे, ठीक है ना, और बैंक SKW को बाय करेगा, तो रेलेवेंट रेट होगा 0.0635, तो गेन इन रुपीस, तो आपको SKW 50 लाख आए हैं, आपने इसको सेल किया 0.0635 के रेट पे, तो आपको कितने रुपए मिल गए, 50 लाख इंटू 0.0635, 33,17,500 रुपीज आपको मिल गए। क्लियर हो गई बात। अब अमाउंट पेबल तो निकालना पड़ेगा, और फिर गेन लॉस भी निकालना पड़ेगा। अब बताओ अमाउंट पेबल कितना, आपको बच्चे 11,900 लाख SKW बाय करने पड़ेंगे उस दिन के स्पॉट रेट पे, तो वो तो हमने ऊपर ही लिखा हुआ है 11,900 इंटू 0.0638, तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 759.22 lakhs। पर रुको, कुछ तो आपको गेन भी हो गया, तो वो माइनस हो जाएगा आपका पेबल में से। गेन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ₹3.175, क्योंकि लैक्स में लेना है। सो नेट पेबल 759.22 माइनस 3.175, 756.045 लैक्स। सो ये आपका नेट पेबल आ गया। अब आपको एक्सचेंज लॉस भी निकालना पड़ेगा। अब अब रेट तो है नहीं, क्योंकि यहां तो मैंने रेट के अकॉर्डिंगली एक्सचेंज लॉस निकाल दिया था। अब एक काम करते हैं ना, 1 फरवरी का रेलेवेंट रेट ये है, तो इस अकॉर्डिंगली जो पेमेंट होती है वो निकाल लेते हैं। पेमेंट एज पर 1 फरवरी, क्योंकि वो एक्सचेंज लॉस मांग रहा है।
तो SKW 11900 इंटू 0.0634 है ना, 754.46 लैक्स। सो लॉस तो आपको फिर भी हुआ है। 1 फरवरी के अकॉर्डिंगली आपका आउटफ्लो इतना होना चाहिए था, यहां आपका आउटफ्लो 756 हुआ है, तो एक्सचेंज लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था 1 फरवरी से कंपेयर करके बताना है। सो आपको लॉस हो रहा है 1.585 लैक्स का, 1.585 लैक्स का। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने आपसे डिसीजन पूछा था, एनालाइज द पोजीशन। यस, जहां लॉस कम हो रहा है, बताओ कहां लॉस कम हो रहा है। यहाँ 1.585 हो रहा है और यहाँ पे 4.7 लाख। सो नॉन डिलीवरेबल ऑप्शन इज बेटर। तो एडवाइस NDF कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर, जहां आपका एक्सचेंज लॉस कम हो रहा है। वैसे तो ये एक्सचेंज लॉस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम कभी ऐसे करते नहीं, पर क्वेश्चन कह रहा था स्पॉट को 1 फरवरी के स्पॉट से कंपेयर करके बताओ। नहीं तो मैं तो अमाउंट पेबल के बेस पे आंसर कर देता कि डू नथिंग में अमाउंट पेबल कितना है और NDF में अमाउंट पेबल कितना है, तब भी तो आंसर आ जाता। पर क्वेश्चन कह रहा था कंपेयरिंग विद स्पॉट पोजीशन ऑन 1 फरवरी, इसलिए मुझे 1 फरवरी से कंपैरिजन करके आंसर निकालना पड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज पहली बार ये नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सवाल हो चुका है। इंस्टीट्यूट ने आंसर थोड़ा सा अलग किया है। उन्होंने ये वाला पोर्शन मेरे हिसाब से उन्होंने सही नहीं किया हुआ। अब मैं ये नहीं बताना चाहूंगा उन्होंने क्या किया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज बड़ा अच्छा समझ में आया हुआ है। मैंने ये पोर्शन, अब थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, मैंने ये पोर्शन मान के किया है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल $, बाय $। इंस्टीट्यूट मान के चल रहा है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया बाय SKW और सेल SKW। तो उन्होंने जो गेन लॉस निकाला है वो डॉलर में निकाला है, मैंने जो गेन लॉस निकाला है वो SKW में निकाला है। सो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुझे दोनों में से एक चुनना पड़ेगा तो मैं इसी को चुनूंगा, वो आप कर ही नहीं पाओगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चे आपने SKW तो खरीदने हैं, आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? आप तो सेल डॉलर और बाद में बाय डॉलर ही करोगे ना। SKW तो अल्टीमेट टारगेट है आपका। सो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। जब आपका सजेस्टेड चेक होंगे तो ये ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। वो कंफ्यूजन वाला आंसर है, आंसर में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, वो तो आना ही आना है। उन्होंने आंसर डॉलर में निकाला, जिसको नहीं समझ में आया छोड़ दो, ये समझ में आ गया बस ओके है। सो यहां सेल $, लास्ट में बाय $, नेट SKW का आपको गेन हो गया। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये एग्जाम के लिए। ये अभी तक आया नहीं है, रीसेंट MTP का क्वेश्चन है, करना जरूरी है। लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये। पॉज करिए। चलिए लो बच्चे, तो इससे ये न्यू कॉन्सेप्ट थे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड का और ऑप्शन फॉरवर्ड का, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। चलिए, सो आज की क्लास यहीं पे खत्म।